सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम हमेशा एक ऐसी जगह होता है जहां सिर्फ कानूनी आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स तक को टच करने वाली बातें होती है। और यही रीसेंट डिबेट हुआ है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हियरिंग में। वो एकदम सेंट्रल है इस बात पर कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन सीधा सा है, कैन द कोर्ट्स बी पावरलेस if the governor is not discharging functions? बेंच में बैठे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और साथ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदोरकर। इनके सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने सबमिशंस रख रहे थे। कोर्ट रूम का माहौल एकदम इंटेंस था क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का नहीं बल्कि इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक का सवाल बन गया था। सीजेआई बी.आर. गवई ने एक पॉइंटेड क्वेरी भी उठाई कि इफ अ फंक्शन इज इंटरेस्टेड टू द गवर्नर, कैन वी से द कोर्ट इज पावरलेस if he does not act? If a duly passed law is kept pending by the governor, then what happens? ये रिमार्क एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल थंडर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फंडामेंटल। लेकिन एस.जी. तुषार मेहता का जवाब इक्वली फोर्स्ड था। उन्होंने कहा कि कोर्ट्स को एक्सट्रीम सिचुएशन को बेस बना के प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम कोर्ट ही सॉल्व कर सकती है। ये मानना भी काफी गलत है। He stated that it is wrong to believe that there would be circumstances where every other organ would fail and therefore the only available organ is this honorable court। मतलब एसजी कह रहे थे कि अगर गवर्नर इनडेफिनेटली बिल रोक कर बैठे हैं तो इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल चैनल्स में है। सीएम पीएम से मिले, डेलीगेशन प्रेसिडेंट के पास जाए या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे, लेकिन कोर्ट्स अपने शोल्डर्स पे ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। सीजेआई बी.आर. गवई ने तुरंत एक और क्रिटिकल रिमार्क डाला कि ऑनरेबल गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। यहाँ पर एसजी ने तुरंत काउंटर किया और कहा कि गवर्नर इज द मोस्ट वल्नरेबल ऑफिस। ही कैन बी रिमूव्ड फॉर एनी रीजन। इफ समथिंग हैपेंस, द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। इस बीच जस्टिस नरसिम्हा ने एक शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल उठाया और पूछा कि देयर मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फॉर व्हाई द गवर्नर एसेंस refuses or refers a bill. But here we are dealing with the procedure itself. If the process of assenting, refusing or referring is not followed, does that immunity apply endlessly? यानी कि जज का कहना था कि जब गवर्नर के डिसीजंस के रीजंस चाहे असेंट देना हो, रिफ्यूज करना हो या प्रेसिडेंट को रिफर करना है, कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया जाता तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी किस हद तक लागू होगी और अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। उन्होंने केसर-ए-हिंद जजमेंट का भी रेफरेंस दिया जहां एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया था। गवर्नर की फाइनल डिसीजन जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिव्यूएबल है। अब एस.जी. तुषार मेहता ने क्लैरिफाई किया कि उनका आर्ग्यूमेंट इम्यूनिटी पे बेस नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट खुद गवर्नर के आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल के डिसीजंस में इंटरफेयर कर चुका है, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि कोर्ट गवर्नर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अपने हाथ में नहीं ले सकती। अब बेंच ने फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उठाई। द असेंबली इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी यूनानिमसली पासेस अ बिल। इफ द गवर्नर does not exercise the proviso to Article 200, it will be making the legislature totally defunct. The person who are elected, what is the safeguard for them? तो सीजीआई का ये कंसर्न क्लियर था कि अगर गवर्नर बस बिल होल्ड करके बैठे रहे तो इलेक्टेड असेंबली का काम ही रुक जाएगा और डेमोक्रेसी की बिल फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन एस.जी. तुषार मेहता फिर भी अपने स्टैंड पर अड़े रहे। उन्होंने एक एनालॉजी दी। इस समन अप्रोचेस द प्रेसिडेंट सेइंग दैट द केस इज पेंडिंग फॉर 7 years in trial court and my maximum punishment is 7 years. Can the president acquit me? For every problem, the solution is not education by this court. अब ये रिमार्क एक तरह से कोर्ट के गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल को चैलेंज करता है। मतलब एसजी कह रहे थे कि हर बार कोर्ट को ही सेवियर नहीं बनना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। कोर्ट ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट के अपील में नहीं बैठे। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, वी आर नॉट सिटिंग इन अपील ओवर द तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट। लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि करंटली 4 स्टेट्स ने गवर्नर के डिले को लेकर पिटिशन फाइल की है। मतलब ये कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक रिकरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया है। सीजेआई बी.आर. गवई ने फिर एक और पॉइंटेड रिमार्क दिया कि वी हैव पिटिशंस फ्रॉम 4 स्टेट्स, वी अप्रिशिएट द टाइमलाइन आर्गुमेंट बट कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द गवर्नर ought to act but sits over 4 years. What happens to democratic setup or the 2/3 majority by which the state is elected and represents will of people?
फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर कोर्ट में अनफोल्ड हुई जब सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, जो मध्य प्रदेश की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा विथ होल्डिंग इज अ स्टैंड अलोन ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नर इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 200 एंड सच अ डिसीजन नीड नॉट बी कपल्ड विथ रिटर्निंग द बिल टू द असेंबली। पॉइंटिंग आउट आर्टिकल 200 का वर्डिंग सीजेआई बीआर गवई ने तुरंत पुशबैक किया और कहा आर्टिकल 200 uses the word shall. If the governor for time immemorial does not declare his withholding, is the court powerless? अब इस सवाल में एक फंडामेंटल टेंशन रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स और उसके स्पिरिट्स के बीच का कंफ्लिक्ट। शैल का मतलब ऑब्लिगेशन है, लेकिन अगर वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होती तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। अब अगर हम ओवरऑल डिबेट का पल्स समझे तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स का अपना वेट है। एसजी कह रहे हैं कि जुडिशरी का काम हर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रिजॉल्व करना नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और मैच्योरिटी से ही इसका हल निकलेगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर कोर्ट ऐसे मैटर्स में टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करे तो प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नए वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट का कंसर्न भी जेन्युइन है। अगर गवर्नर डेलिबरेट डिले करे तो डेमोक्रेसी खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। असेंबली जो लोगों की विल रिप्रेजेंट करती है उसका काम रुक जाता है। और फिर ये सवाल बनता है कि अगर कोर्ट भी अपना हाथ बांध ले तो फिर सेफ गार्ड कहाँ है। अब ये पूरा मैटर एक ब्रॉडर फिलोसॉफिकल डिबेट बन गया है कि जुडिशरी एक अल्टीमेट गार्जियन है जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर को क्योर करे, या फिर एक लिमिटेड रोल प्ले करती है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर रहती है। एसजी कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस लाई एल्सवेयर, लेकिन कोर्ट बार बार इंसिस्ट कर रही है कि अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसका रेमेडी होना चाहिए। और इसी बीच एक और क्वेश्चन भी पेंडिंग है, कैन अ स्टेट फाइल अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द गवर्नर। बेंच ने सजेस्ट किया कि इसे ओपन रखा जाए और एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो इस पे इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेशन होगा। आखिर में ये केस एक मिरर है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, गवर्नर्स के रोल, जुडिशरी के पावर और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बीच का एक ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर। अगर कोर्ट स्ट्रिक्ट रहता है और कह देता है कि हम गवर्नर को फोर्स नहीं कर सकते तो स्टेट्स को पॉलिटिकल रेमेडीज ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट इंटरवीन करता है तो वो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा जो डेमोक्रेसी के बैलेंस को फंडामेंटली शिफ्ट कर देगा। एक तरफ एसजी मेहता का आर्ग्यूमेंट है कि फॉर एवरी प्रॉब्लम द सोल्यूशन इज नॉट एजुकेशन बाय दिस कोर्ट। दूसरी तरफ बेंच का कंसर्न है कि अगर इलेक्टेड लेजिस्लेचर की विल गवर्नर के डिले से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ कोलैप्स कर जाएगी। और शायद इसी वजह से ये हियरिंग इतनी ग्रिपिंग है। ये सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है। When the system fails, can the court afford to stay silent? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।